हेलो जी, नमस्कार। चलिए, तो मैं नयन सर, केमिस्ट्री वाला, जैसा मेरे नाम में आपने देख लिया होगा, नयन सर लगा के फिर मैंने केमिस्ट्री वाला बोला है, तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक की हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। तो हम क्या करें सर, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्या? नहीं, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको उसके अंदर कुछ अच्छे टॉपिक लेने, वो सर कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है ना? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम भी आया था, जो इस साल का पेपर आया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आज मैं बात करने वाला हूं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, समझने में बड़ा आसान लगेगा आपको। तो आज मैं बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। रासायनिक बंध की मैं बात करने वाला हूं आज। रासायनिक बंध। अब बात आएगी सर, अब देखो, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है ना? और इस चैप्टर में हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, ठीक है ना? ऊपर ऊपर की लेयर का हमें पढ़ना है मेनली। तो सर, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आप कवर करने वाले हो? तो देखो, इसके अंदर मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो मैं पहले ही लिख देता हूं। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, जहां से क्वेश्चन आया था, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। बंध के प्रकार की बात करेंगे। जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड की, और हम बात करने वाले इसके अंदर एक टॉपिक और, हाइब्रिडाइजेशन की। संकरण की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर हम लोग मेनली, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ बाद में देखेंगे। अभी बस मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं। एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम होता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है जी। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लूं, सबसे इंपॉर्टेंट, संरचना, कैसे स्ट्रक्चर को निकाला जाए, तो हम लेंगे संरचना या स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको कहते हैं वीएस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी की बात करेंगे। आगे चल के सारा डिस्कस करेंगे किसने दिया, क्या होता है। लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से अगर मैं बोलूं, तो टाइप ऑफ बॉन्ड और दूसरा स्ट्रक्चर, मेनली यहीं से अपने क्वेश्चन बैठ जाता है। फिर अदर टॉपिक की बात कर लेंगे, जो छोटे मोटे टॉपिक है उनको हम बाद में ले लेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल, मैं बॉन्ड एंगल की बात कर लूंगा। बंद कौन, बॉन्ड एंगल को बोलते हैं बंद कौन, क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक हम काम मिलेंगे, फजान्स रूल की बात करेंगे, क्लियर हो गया। थोड़ा सा एमओटी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्या पता यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इस पूरे टॉपिक में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन बैठते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसमें से वो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। तो जो मैं पहले बात करने वाला हूं, पहले मैं बात करने वाला टाइप ऑफ बॉन्ड, बंधों के प्रकार। अब मैं एक बात आपको समझा देता हूं। सपोज करो मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज आ गई जो किसी और चैप्टर की है, तो थोड़ा सा यहां उसका हम रिवीजन कर लेंगे, जो पुराने टॉपिक होंगे, क्लियर हो गया। ज्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, हमें बस अपनी लेयर को टच करते हुए चलना है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो एक बार आप नोट डाउन कर लो, देख लो, मैं एक बार हट जाता हूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टाइप ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार की बात करेंगे, ओके। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है, बंध के प्रकार की। सबसे पहले बात है कि सर ये बॉन्ड है क्या, एक्चुअली बॉन्ड बनाई क्यों है, कोई क्यों बॉन्ड बनाता है? तो देखो भाई, सबसे पहले यहां बात करेंगे ये बॉन्ड बनता क्यों है, ये बंध बनाई क्यों है। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, सुनना ध्यान से, कि सर ये बॉन्ड बनता क्यों है। भाई सिंपल सी बात है, हम शादी क्यों करते हैं? मेरे लिए बॉन्ड लाइक ब्याह, शादी कर ली, वो बॉन्ड बन गया। कैसे सर? देखो, जब मैं अकेला था तो मैं अनस्टेबल था, मैं अस्थायी था। जैसे मैंने ब्याह कर लिया, मैं स्थायी हो गया। अरे सिंपल होता है ना, अपने गांव में बोलते हैं ना, लड़का ऐसे ही घूम रहा है, उसका शादी कर दो, कमाने लग जाएगा। सेम बॉन्ड के साथ भी यही होता है। क्या होता है? एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक कौन है? बी। अब ये दोनों ही अनस्टेबल हैं, दोनों ही कैसे हैं? अस्थायी है।
अनस्टेबल है, ये भी कैसा है, अनस्टेबल है। दोनों के दोनों कैसे हैं जी, अस्थायी है। पहले मैं थोड़ा सा आपको स्लो पढ़ाऊंगा, और जब आप मेरी भाषा, मेरे व्यवहार को समझ लोगे, बिहेवियर को, मेरे बोलने के तरीके को आप समझ लोगे, फिर मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, कुछ बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा स्लो चल रहा है, ये तो हमें आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जीरो से पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और बी क्या करेंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये लो भैया, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। क्या यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो पहले दोनों कैसे थे, अनस्टेबल, फिर दोनों कैसे हो गए, स्टेबल। कि अब इस बात का क्या प्रूफ है कि यह स्टेबल हो गया है? तो देखो क्या बोला गया कि अगर ये लोग अपने बाह्यतम कोश में, अभी बाह्यतम कोश क्या होता है वो भी मैं आपको समझा लूंगा, कि जब ये अपने वैलेंस शेल में या अपने बाह्यतम कोश में, वैलेंस शेल या बाह्यतम कोश में अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन रख ले, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो उस स्पीसीज को क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, स्थायी माना जाएगा। अरे मैंने आपको बोला है अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो मैं आपको स्टेबल मान लूंगा। कैसे, 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो ज्यादा स्टेबल मान लूंगा, लेकिन 1 करोड़ से अगर आप कम हो गए ना तो मैं आपको अनस्टेबल मानूंगा, आपको अस्थायी मानूंगा। बात समझ में आ गई? कि सर ये 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, सर 6 भी हो सकते थे, सर 4 भी हो सकते थे, सर 10, कुछ भी हो सकता था ना। तो ये देखा गया, जैसे मान लो मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भाई बड़े ईमानदार आदमी है, बड़े स्टेबल आदमी है, तो मैंने कहा आप उनके जैसा बन जाओ, मैं आपको स्वामी विवेकानंद मान लूंगा। आप स्वामी विवेकानंद नहीं बनोगे, आप उनके जैसा बनोगे। तो कुछ ऐसे एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर, जिन्हें मैं बोलता हूं अक्रिय गैस से। क्या बोलता हूं मैं, अक्रिय गैस से, इनर्ट गैस। ये वाली बात अब आपको याद रखनी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। ये जो इनर्ट गैस होती है, या फिर जो ये नोबल गैसेस होती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी नोबल गैस होती है सर, तो खूब सारी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। मैंने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। सिर्फ यह हीलियम को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के पास इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये लोग क्या थे, स्टेबल थे। क्यों स्टेबल थे ये, क्यों स्थायी थे ये, क्योंकि ये लोग किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, ये किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। क्योंकि किसी रिएक्शन करते नहीं है, तो इनको मैंने क्या बोला, स्टेबल बोला। इनको मैंने क्या बोल दिया, ये लोग स्थायी होते हैं भैया। तो इनके बेस पे, इनको मैंने बेस माना, इनको मैंने आधार माना, ये हमारे लिए स्वामी विवेकानंद बन गए भैया, कि अब इनको इनके जैसा बना दो, स्टेबल हो जाएंगे। तो मैंने कहा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध बनने के बाद हमारे बाह्यतम कोश में, हमारी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। और इसका बेस हमने कहां से लिया, इसका आधार हमने किसको बनाया। तो पहला सवाल यही बन गया कि आप किसी की स्टेबिलिटी का आधार या बेस किसको मानते हो, किसको मानते हैं जी, इनर्ट गैस को, अक्रिय गैस को मानते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? क्यों मानते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, NH2 NP6। अब सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, अभी आप ध्यान रखना। देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लोग क्या थे, स्टेबल थे। अगर ये स्टेबल हैं, अगर ये स्थायी हैं, तो अगर मैं इनके जैसा अगर किसी को बना दूं तो वो भी कैसा हो जाएगा जी, वो स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि सर टॉपिक तो टाइप ऑफ बॉन्ड है ना, बिल्कुल है, लेकिन जो बॉन्ड बना वो क्यों बना है, तो रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के कारण। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने स्थायित्व के लिए, ठीक है। कैसे बनाएगा, पहले वो अनस्टेबल रहेगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद उसके वैलेंस शेल में, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने जाने चाहिए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। तभी इसको क्या माना जाएगा, स्थायी।
क्लियर। आधार या बेस किसको माना? इनर्ट गैस को, अक्रिय गैस को, क्योंकि उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो लोग स्टेबल थे। अगर ये स्टेबल है तो अगर मैं किसी के बाह्यतम कोष में 8 कर दूं तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक बार मैं हट जाता हूं स्लाइड से, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो, एक बार देखना चाहो, आप देख लो। कई बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। और अगर कोई अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इस रूल को एक नाम दे दिया गया। इस रूल को हमने बोला ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। जिसके पास 8 होंगे, इस रूल को दिया किसने दिया? लुईस ने दिया था, ध्यान रखना। लुईस साहब ने इस रूल को बनाया था और इस रूल का नाम दिया गया अष्टक नियम। अब ये सब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, जहां जहां याद करने की बात होगी आप याद कर लेना। ऑक्टेट रूल, शिट, क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? डन है? कर लोगे आराम से? चलिए भाई, टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ा रहा हूं अभी, चलेगा वो, लेकिन वो बॉन्ड क्यों बना, कैसे बना, कौन इसकी हेल्प करता है। तो कुल मिला के एक रूल आया यहां पे, वो रूल कौन सा है? ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लें। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पे एक रूल हम पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल को आप ध्यान से समझो, इस अष्टक नियम को आप ध्यान से समझो। ये रूल क्या बोलता है, कैसे काम करता है, उसकी बात करेंगे। इस रूल को किसने दिया था? तो लुईस ने दिया था। लुईस का नाम याद रखना, लुईस ने दिया था भाई। क्लियर है? ये रूल क्या बोलता है कि बॉन्ड बनाने से पहले नहीं, बॉन्ड बनाने के बाद, क्या बोला है? बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए इसको बोला गया अष्टक नियम। ठीक है ना सर? एक टर्म आई थी, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन। ये चीज अब आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? जो जो लिखता हूं बस वो याद रख लेना, क्योंकि थोड़ा पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, वो अपने है ही नहीं, तो जो है अपन याद कर लेंगे। तो आपको एक लाइन याद रखनी है। थोड़ा सा आपने बचपन में 10th क्लास में थोड़ा पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहां मैंने लिखा बेरिलियम की फैमिली, ठीक है ना, बेरिलियम लिखा और मैग्नीशियम लिखा, यहां बोरोन और एल्यूमिनियम लिखा। ये बात आपको आगे भी बड़ी काम में आने वाली, ठीक है ना। फिर मैंने लिख दिया यहां पे कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां नियॉन। ये काम का नहीं है, अपना उसका कोई यूज नहीं आएगा, तो मैं उसको हटा देता हूं। ठीक है जी, चलिए। तो देखो किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के 2, अब आप नंबर से याद कर चलो, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गया? और जो इधर जीरो गैस आती है उनके पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देखो इनको मैं डॉट से भी दिखा सकता हूं। 1 डॉट लगा दिया, यहां कितने डॉट लगा दूं मैं? 2 डॉट, यहां 2 ये और 1 ये, 3 डॉट, यहां 4 डॉट, यहां बताओ 5 डॉट, यहां 6 डॉट और यहां 7 डॉट। कैसे डॉट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इनको डॉट से दिखाया था लुईस ने, इसलिए इनको लुईस डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बिंदु कहते हैं। क्लियर? लुईस डॉट। बात समझ में आ गई? बस आपको यही याद रखना है। और ये भी देखो आपको याद है यार, देखो ना इसके नीचे कौन आता है? लिथियम। याद करो यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, याद आ रहा थोड़ा बहुत, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए बस, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम में आएगा। क्लियर? चलिए भैया, तो ये आपको याद हो गया। एक बात और,
लुइस ने एक बात बोली थी, इस बात को अब आप याद रखना, थोड़ा सा मेमोराइज करना इस चीज को बस। लुइस ने बोला था हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो लोग हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, लेकिन अदर के पास 8 होने चाहिए। अदर के पास कितने होने चाहिए भाई? 8। ये बात कब बोली जा रही है? बॉन्ड बनाने के बाद, बंद बनाने के बाद, बंद बनाने के बाद, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों सर हाइड्रोजन हीलियम क्यों? यार हाइड्रोजन के पास एक ही कमरा है जिसमें 2 लोग ही रह सकते हैं, अब तीसरे को कहां डालूं? बाकी सबके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। केवल याद रखोगे हाइड्रोजन हीलियम के पास कितने? केवल 2, बाकी सबके पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। डन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक बार आप ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, कर लोगे आराम से? तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन याद रखना, इस पूरे चैप्टर में काम में आएगा। जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां आप इसको याद रखेंगे। हो गया? कर लोगे आराम से? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए भाई आगे बात करते हैं। जैसे मुझसे बोलेगा, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, क्वेश्चन कैसे आएगा सर एग्जाम में? तो ऐसे आएगा, 1-2 मैं आपको सिखाता हूं, बाकी क्या आप करो। निम्न में किसका अष्टक पूर्ण है? किसका अष्टक पूर्ण है? Which of the following have complete octet? complete octet। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, और पहला मैं सॉल्व करता हूं, बाकी के आप करेंगे। मैंने लिखा CH4, मुझे चेक करना है कि इसका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। हमेशा ऑक्टेट चेक किया जाता है सेंट्रल एटम का, केंद्रीय धातु का। सर आप एक वर्ड बोल गए, अब सेंट्रल एटम क्या होता है, केंद्रीय धातु क्या होता है? अरे भैया जो नंबर में कम होगा, जो 1 होगा नंबर में, और उसके आसपास एलिमेंट को लिखा जाएगा, उसके साथ जोड़ा जाएगा, बॉन्ड बनाया जाएगा। तो देखो नंबर में कम कौन है? कार्बन। तो मुझे कार्बन का ऑक्टेट चेक करना है। अरे बात समझ में आ गई क्या? जैसे मैंने लिखा सेंट्रल एटम कौन है, मैंने लिख दिया NH3। तो बताओ यहाँ पे केंद्र धातु कौन है? अब नाइट्रोजन। मैंने लिख दिया ऑक्सीजन H2O। बताओ सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। जो नंबर में कम होगा वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम। क्लियर है? अब मुझे चेक करना है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूं, फिर मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा, देखते कैसे, कि आप बार बार सारा स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएंगे एग्जाम में। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं। अब एक काम करना, जो लिखा हुआ नंबर में उसको बीच में लिखो, उसके अराउंड में जितने एलिमेंट उनको लिख दो 1, आपकी इच्छा हो जैसे लिख दो आप। दो मैंने लिख दिया 4। अब इनके आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखो इसके अंदर, चेक करो। ये रहा, कहां गया? कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। कि सर आपने 2 क्यों लिखा और 8 क्यों लिखा? अरे तो बॉन्ड बनाने के बाद की बात कर रहे हैं यार, समझ गए? बताओ कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। दूसरे वाले को मैं क्रॉस से दिखा देता हूं ताकि अलग दिखे। इसका क्रॉस से दिखा देता हूं इलेक्ट्रॉन। कैसा क्रॉस क्यों बना दिया? डॉट ही बनाओ ना। अरे थोड़ा सा अलग दिखे यार, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले ऑक्टेट पूरा करना बाहर वालों का। बताओ हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 2। अभी कितने? 1। तो इससे 1 उधार ले लेगा। किस तरह ऐसा क्यों काम कर रहे हैं भाई? देखो मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है, आपके पास 5 रुपए, बिजनेस 10 रुपए का। मुझे एक पानी बतासे का ठेला खोलना है, ये समझ लो। मुझे बिजनेस करना है पानी बतासे का, उसके लिए 10 रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए ही है। तो 5 रुपए आपके पास है, तो मैं आपको बोलूंगा एक काम करते हैं यार, हम दोनों 5-5 रुपए मिला के पानी बतासे का ठेला खोल लेते हैं। ठीक है? कि चलो ठीक खोल लेते हैं भैया। बताओ मुझे अब बिजनेस कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। 5 आपके, 5 मेरे। अब तीसरा बंदा मुझसे आया पूछने के से बिजनेस कितने का है? मैं बोलूंगा 10 रुपए। मैं ये नहीं बोलूंगा 5 रुपए। क्यों 10 रुपए बोल रहा हूं? क्योंकि अब उसमें 10 रुपए में वो 10 रुपए मेरे भी है और वो अब आपके भी है। इसको कहते हैं बिजनेस। समझ में आ गया? साझेदारी, शेयरिंग। तो एक वर्ड बोला है साझेदारी और शेयरिंग। क्लियर हो गया? अब मैंने 5 लगाए तो आप भी 5 लगाओगे। अब मान लो मेरे पास में 20 रुपए हैं, तो आप भी कितने लगाओगे? 20 रुपए।
तो मेरे पास कितने हो जाएंगे अब 40, आपके पास भी कितने हो जाएंगे 40। सिंपल सा हिसाब किताब है, जितना दोगे डबल लेके जाओगे। 10 दिया है तो 20 लेके जाओगे, 5 दिया है तो 10 लेके जाओगे, 2 दिया है तो 4 लेके जाओगे। हाइड्रोजन के पास कितने करने, 2, तो एक इसके पास, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक ये इससे ले लेगा और एक ये इससे ले लेगा। तो हाइड्रोजन तो खुश हो गया, नो डाउट, हाइड्रोजन तो खुश हो गया कि भैया मेरे पास 2 आ गए। मुझे बताओ कार्बन ने कितने दे दिए, 4, वापस कितने लेके आएगा, 4 खुद के, 4 इनके, 8। ये देखो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। देखो कितने हो गए, 2 4 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्ड बनाने के बाद। मेरी बात समझी, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट पूरा है। अब बात करते हैं NH3 की। चलिए मैंने लिखा नाइट्रोजन, H H H। मुझे पता है हाइड्रोजन के पास में कितने होते हैं भैया, एक एक होते हैं, एक एक बना दिए मैंने। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, चेक करो कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। ये लो 5 बना लो, 2 यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। समझ गए। तो देखो एक यहां, एक यहां, एक यहां, हो गया कि सर ये दो। अरे एक बात बताए, मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए, कितने रुपए दूंगा मैं 10 ही दूंगा, 10 मेरे घर पे पड़े रहेंगे। अरे यार पार्टनरशिप हमेशा बराबर में होती है। मेरे पास 1000 रुपए है, तुम्हारे पास 1 रुपए है, क्या पार्टनरशिप कर लूंगा क्या 1000 रुपए की, नहीं ना, तो 1 रुपए लगाऊंगा मैं भी अब, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या बोल रहा है, मेरे पास 5 है तो मैं 3 दे दूंगा क्योंकि तुम 3 ले रहे हो। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन ने कितने दिए, 3 दिए, वापस कितने लेगा, 6। बताओ कितने हो गए, देखो 2 4 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट क्या है बच्चों, कंप्लीट। सॉरी बच्चों वर्ड बोलना गलत है ना, चलिए निकल जाता है, चलिए आदत पड़ी हुई है। चलिए अब H2 का आप खुद करके देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अब जैसे मैंने किया ना आप वैसे करके थोड़ा ट्राई करो यार, थोड़ा ट्राई करो। चलो कर लिया। ऑक्सीजन में सर कितने होते हैं बता दो, तो देख के पीछे, ये तो देख के बता दिया भैया 6 होते हैं। चलिए अब आप लोग फटाफट मुझे करके बता दीजिए क्या O का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, फटाफट मुझे कमेंट लिख के बताओ भाई जल्दी से। हो गया, पक्की बात है, कोशिश करो यार, तो कोशिश करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। सर H के पास 1 1 है, हमने ऐसे किया था, आपने जैसे किया था हमने भी वैसे ही किया था 1 1। O के पास कितने, 6, तो इसके पास अगर 1 है तो इसके पास भी 1 ही लिखेंगे हम, तो एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। मुझे बताओ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसने कितने दिए, 2 ही दिए, बाकी 4 अपने पास रखेगा। अरे वही वाली बात हो गई यार, आपके पास 1 रुपया, मेरे पास 6 रुपया है, तो मैं एक कोई पार्टनरशिप डालूंगा, 5 रुपये अपने घर पे रखूंगा मैं। बताओ ऑक्सीजन ने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो वापस कितने लेगा, ये 4। मुझे बताओ कितना हो गया, 2 4 6 8। इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गया है। क्या सर एग्जाम में अब कैसे करेंगे, इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लगाएंगे टाइम। देखो अब शॉर्टकट ट्रिक सीधा, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंटर एटम चूज कर लो, कौन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सिंपल देखो कार्बन के वैलेंस शेल में बाइटम कोर्स में कितने होते हैं, 4, 4 देगा 4 लेगा, कितने हो जाएंगे 8। नाइट्रोजन के पास में कितने, 5, खुद दिमाग लगाओ, 5 में से 3 ही जुड़े हुए हैं, तो 3 तो देगा, 2 रख लेगा, देखो 2 रख लिया, 3 देगा 3 लेगा, 6, 6 और 2 8, ये 8। ओ के पास बताओ 6 होते हैं, 2 ही देगा, 4 रख लेगा, तो देखो 6 हो गए, 2 दिए 2 लिए, 4 तो यहां से आ गए, 4 यहां से, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी के सीधा 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 करेंगे, बस आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने देने कितने लेने आपको पता होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, आपको सीधा सीधा करना है। तो इन सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, तो तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। चलिए भैया इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें 8, एक बार नोट डाउन करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब सीधा एग्जाम्पल करेंगे, चलिए डन, क्लियर, कर लोगे आराम से। चलिए भैया आगे बात करते हैं हम लोग। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पे BF3, सेंटर एटम कौन है, बोरोन, AlCl3, सेंटर एटम कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। PCl5 कौन है, P, PCl3 कौन है, P, SF6, IF7,
खूब सारे एग्जाम्पल यार, जितने लिखना चाहो ना उतने एग्जाम्पल हैं। आपको तो बस तरीका समझाता हूं। एक है लास्ट SF4, मैं बता देता हूं। बोरोन के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। पी के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के होते हैं 6, आई के होते हैं 7। सीधा करके बताओ मेरे को, तो सीधा करके दिखाना है मेरे को। देखते कौन करके दिखाएगा। सीधा जोड़ो यार, देखो सीधा करूं मैं, स्ट्रक्चर बना के कर ही रहा हूं। बोरोन के पास कितने? 3 देगा, 3 लेगा, कितने हो जाएंगे? 6। अरे समझेंगे नहीं समझे यार? ये देखो लिखा रखा है, देखो ये देखो, मैंने हर चीज पहले लिखवा दी। देखो ये रहा, फॉस्फोरस 5 होते हैं, सल्फर के पास 6 होते हैं, एल्यूमिनियम बोरोन के पास 3 होते हैं। क्लियर? चलिए, क्या सर ऐसे नहीं करना है क्या? ऐसे नहीं करना है, अब तुम सीख गए ना, हम क्यों करें फालतू में, क्यों टाइम खराब करें। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3, तो 3 देगा, 3 लेगा, कितने हो गए इसके पास? 6। इन दोनों का अष्टक कैसा है? अपूर्ण है। अष्टक क्या है? अपूर्ण है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या बताओ, बात समझ में आ गई? समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं? पी के पास कितने हैं बताओ? 5, तो 5 देगा, 5 लेगा, कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। पी के पास 5 है, 5 है, देखो 3 देगा, 3 लेगा, 2 अपने पास रखेगा, तो 3 जो दिए उससे 6 आ गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक क्या है बताओ? विस्तारित है। देखो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका तो कम हो गया, इसका क्या हो गया? 8 से ज्यादा, तो इसका अष्टक कैसा है? अष्टक विस्तारित है, ज्यादा है, विस्तारित। ऑक्टेट एक्सटेंडेड। क्या बताओ, बात क्लियर है क्या? इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। अब बाकी का आप कर लो यार, सारा मुझसे ही करवाओगे क्या? चलिए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब आप मुझे करके दिखा दो कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 30 सेकंड का समय, क्योंकि इतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट मुझे बताओ इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। मुझे तो जानना है कि आप SF4 का क्या आंसर करते हो। फटाफट कमेंट में आप आंसर करो। देखो मैं आपके लिए ठहर गया हूं, रुक गया हूं मैं आपके लिए। नहीं, और कोई रिकॉर्डर देख रहा है तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चला दो। आजकल तो टीचर तुम्हारे हाथ में ही है यार। नहीं समझ में आया, पीछे भगा दो 3-4 बार, देखो टीचर नाचता हुआ डोलता हुआ फिरेगा। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं SF6 की बात करूं तो देखो खुद दिमाग लगाओ ना यार। S के पास कितने हैं? 6, तो 6 देगा, 6 लेगा, कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया इसका अष्टक बताओ? विस्तारित। अष्टक क्या हो गया? विस्तारित, विस्तारित, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप यहां तक आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे किया जा रहा है विस्तारित। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बताओ, देखो आई के पास कितने? 7, 7 देगा, 7 लेगा, कितने हो जाएंगे बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ, किसने यहां पे 12 निकाल के बैठ गए? नहीं भैया, दिमाग लगाओ यार। अब सल्फर के पास कितने होते हैं? 6, 2 रखेगा, 4 देगा, 4 लेगा, कितने लेके आएगा यहां से? 8, 8 और 2 10, कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी का अष्टक क्या है? विस्तारित अष्टक है। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग यार? आसान सा टॉपिक है, कर लोगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो इन सभी के अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। ओके, चलिए नोट डाउन कर लो आराम से, देख लो। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट डाल दो, देख के आंसर कर दूंगा। चलिए, क्या आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका ऑक्टेट कि सर अभी तक तो टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट ही नहीं किया हमने, अब स्टार्ट करेंगे। हो गया? चलिए, आसान है। अरे कुछ नहीं करना है, जितना दिया है ना उतना डबल लेके आना। 2 दिया है तो 4 लेके आओ, 3 दिया है तो 6 लेके आओ, 6 दिया है तो 12 लेके आओ, 5 दिया है तो 10 लेके आओ, 7 दिया है तो 14 लेके आओ। क्लियर? चलिए भाई, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। अब देखो भैया, बॉन्ड का मतलब हो गया ब्याह, शादी। अब शादी भी 2 तरीके की होती है। सर किस प्रकार की 2 शादी होती है? एक होती है मजबूत शादी, हमारे माँ बाप की जैसी, है ना, खूब लंबी चली। देखो हम भी बड़े हो गए, सारे बुढ़े हो गए, अभी तक नहीं टूटे, अभी तक साथ है। अब होती नई वाली, वीक होती है। देखो, तो एक हो गया स्ट्रांग,
एक बात बता, अगर शादियां भी दो प्रकार की हो गई, ज्यादा दिन चल गई तो स्ट्रांग, कम चल गई तो वीक। अरे बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला एक प्रबल शादी, एक दुर्बल शादी, तो बॉन्ड भी तो उसी के हिसाब से हो सकता है, स्ट्रांग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। बताओ, स्ट्रांग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। बताओ, समझ गए आराम से? कोई समस्या तो नहीं है? प्रबल बंध, और दूसरा बताओ दुर्बल बंध। तो दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक स्ट्रांग और एक दुर्बल, वीक। सर स्ट्रांग में कौन कौन से आते हैं? तो नाम होंगे भैया, एक नाम होगा आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, पढ़ेंगे सब कुछ आगे चल के, आयनिक बंध, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, आयनिक बंध। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। क्लियर? और होता है डेटिव बंध, डेटिव बॉन्ड, ठीक है जी। चलिए, एक और पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड, ये भी पढ़ लो, चलो इसको भी क्यों छोड़ो। मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध बोलते हैं जिससे हम लोग। वीक में आता है दो, एक आता है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक आता है वॉन्डरवॉल फोर्स, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। दुर्बल बंध, दुर्बल बंध, और दुर्बल बंध में आता है वॉन्डरवॉल, इसका नाम लिख देता हूं मैं, वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल बल। बताओ भैया, क्या बात समझ में आ गई? क्या सबसे दुर्बल होता है? ये वाला वॉन्डरवॉल सबसे दुर्बल। इतना दुर्बल होता है ना, आज का ब्याह हुआ, मंडप में बैठे, दोनों में से कोई एक भाग गया, वो होता है वॉन्डरवॉल। ये होता है स्ट्रांग, मतलब रहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करो नोट डाउन। चलिए, अब समझो ध्यान से, नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, 2 3 एंड 4। हम वॉन्डरवॉल फोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे एच बॉन्ड के बारे में ज्यादा, ये सारा पढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल फोर्स से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपने ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए भैया आगे बात कर लें, क्या यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, सारी बातें करेंगे डिटेल से। अब देखो, जो जो बातें आपको नहीं पता होगी वो मैं शॉर्ट में लिख दिया करूंगा, वो इसलिए लिखना पड़ता है जैसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आए। अब देखो भाई, वो पुराने चैप्टर का थोड़ा सा लिंक आ जाता है, अब वो एक टॉपिक पढ़ने के लिए, एक छोटी सी बात याद करने के लिए पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, तो जो जो कुछ ऐसी बातें आएगी जो आप नहीं जानते हो, वो मैं आपको बता दी करूंगा, आप उसको वही याद रख लेना, क्योंकि उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आयनिक बॉन्ड, पहली बात है बनते किसके बीच में? तो देखो भाई, आपके पास में 3 तरह के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एक होती है धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है वो बनता है मेटल के बीच में और बनता है नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातु के बीच में। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन धातु कौन अधातु? हम तो ज्यादा एलिमेंट के बारे में जानते नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल थोड़ी पढ़ने जाएंगे, आवर्त सारणी। मैं आपको बता देता हूं, बस उनको याद रख लेना। धातु में जनरली याद करेंगे एस ब्लॉक को, इनकी धातु ज्यादा आती है, कौन से ब्लॉक की? एस ब्लॉक की, ठीक है ना। इसमें 2 तरह की सीरीज होती है, आपने बचपन में देखो ट्रिक से याद भी किया होगा, याद है? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, देखो आप जानते हो, उसी को तो लिख रहा हूं, है ली ना की रब से, बस ये याद रख लेना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। यहां बेटा
मांगे, कार, स्कूटर, बाप, बाप तक याद करो, रोज छोड़ दो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बेरियम है, ये बेरिलियम है। बी क्या है? बेरिलियम। ये कौन है? बेरियम। इतना तो आपके एग्रीकल्चर में भी आ जाता है यार, ठीक है। तो ये होनी चाहिए मेटल। कुछ और भी मेटल जैसे एल्यूमिनियम भी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम मिल जाए तो भी ध्यान रखना। कई तरह की मेटल होती है, एल्यूमिनियम भी ध्यान रखना। नॉन मेटल में ध्यान रखना हेलोजन काम में लेते हैं। अभी हेलोजन क्या होती है भैया? तो देखो बता देता हूं। हेलोजन ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर ये लोग अगर आपको दिखाई दे, एक्चुअल में नॉन मेटल होती है जो गैस होती है, या क्या होती है? वो द्रव होती है। जनरली सामान्यतः बात कर रहा हूं, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन अपने काम का बस इतना ही है। धातु किसके लिए काम में लेते हैं? सॉलिड के लिए, वो ठोस अवस्था में होगी। हमेशा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है वो क्या है? धातु होते हुए भी लिक्विड है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि बॉन्ड किसके बीच में बनाएंगे ये लोग? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलिए दूसरा पॉइंट। ये याद रखना, मेटल जो होते हैं वो अमीर होते हैं। याद रखोगे कैसे होते हैं ये लोग? अमीर होते हैं। और जो नॉन मेटल होती है ना, वो भिखारी होती है, गरीब लोग होते हैं बेचारे। अब खुद दिमाग लगाओ यार, जो अमीर होगा उसके पास पैसा ज्यादा होगा, वो डोनेट करना चाहेगा, भाई ले जाओ मेरे से पैसा, मैं डोनेट कर दूंगा। और जो भिखारी होगा, गरीब होगा, वो पैसों को लेना चाहेगा। और हमारी केमिस्ट्री में पैसों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो अमीर होते हैं, मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देना पसंद करते हैं। तुम ले जाओ मेरे से इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत सारा पैसा, तुम ले जाओ, ठीक है ना। और ये लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्यों? कमी होती है पैसों की, इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी। क्या याद रखनी है जी? तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्या याद रखोगे? प्लस। ठीक है, चलिए। ये बोलता है मुझे साइड में मत लिख, मुझे थोड़ा पास लिख। ये देखो, इसको थोड़ा पास लिख देते हैं। ये आ गया M प्लस। तो प्लस कब आएगा? याद रखोगे इस बात को, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो प्लस आता है, और जब लिए जाते हैं तो उस पर माइनस आता है। तो इसको मैंने X से दिखा दिया, इसको मैं X से दिखा रहा हूं। काटा हुआ नहीं है, ये X से ऐसा काट दिया गया ये। और ये कौन है? M से दिखा रहा हूं। बात समझ में आ गई? क्योंकि इन नॉन मेटल्स को, इन हेलोजन्स को X से दिखाते हैं इसलिए। अरे काटा हुआ नहीं है, X से ये, हाँ 10 दिन बाद पता चले तो काटा हुआ दिख रहा है यार, ये तो काट दिया सर ने, काटा नहीं है। तो अब से एक छोटी सी बात याद रखोगे यार, मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, प्लस बनाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, वो माइनस बनाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरी बात सब बच्चों को? ठीक है भाई। थर्ड देखो, इसका मतलब वो पूछेगा इसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इसमें कौन कौन से कण बन गए। भाई सिंपल सी बात है, दो तरह के ही पार्टिकल बन गए, एक बन गया धनायन, एक बन गया ऋणायन। अरे खुद देखो यार, ये क्या बन गया है? कैटायन। प्लस का मतलब कैटायन, धनायन का निर्माण होता है। और बताओ यहां किसका निर्माण हो गया? एनायन का, ऋणायन। बताओ समझे कि नहीं समझे इस बात को? समझ गए क्या मेरी बात को? पूरी बात समझ गए क्लियर तरीके से? बहुत बढ़िया। तो यहां पे दो तरह के पार्टिकल होते हैं। पहला पार्टिकल कौन सा मिला? कैटायन मिला, धनायन मिला। और अगर मैं आपसे बोलूं दूसरा पार्टिकल कौन सा होता है, तो एनायन होता है, वो ऋणायन होता है। बताओ भैया, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या एक कैटायन बनाता है, दूसरा एनायन बनाता है। एक धनायन बनाता है, ऋणायन। धनायन कौन बनाएगा? मेटल, M प्लस। ऋणायन कौन बनाएगा? नॉन मेटल, X माइनस। अब देखो भैया, अब हो जाएगा क्या? इस दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है प्लस और माइनस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट में ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, आकर्षण हो जाएगा दोनों में। क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनने लग जाएगा।
ये देखो ये आकर्षण, देखो अगर ऐसे दिखा दे तो बॉन्ड है और ऐसे दिखा दिया तो आकर्षण है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण, कि अब तुझे नहीं जाने देंगे, तू मेरा है, अट्रैक्शन हो गया। और ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, तोड़ने नहीं देते, कि एक बार जुड़ गए ना तो भैया दूर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी कसमें खा लेंगे, दूर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो बताओ मेरे को प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। और इस प्रबल का, इस अट्रैक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इंग्लिश में इसलिए बोला है क्योंकि आजकल इसको ईएसएफ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। याद रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कर लोगे आराम से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम होता है, याद रखोगे इस बात को, एक बार आप आराम से देख लो। ठीक है, पहला पॉइंट, ये बॉन्ड कौन बनाता है, तो मेटल नॉन मेटल। मेटल एस ब्लॉक की होती है, एस ब्लॉक में लिखवा दिया, ट्रिक लिख लो चाहे तो, हेलिना की रब से फरियाद, यहां बेटा मांगे कार, स्टॉन्सिम होता है ये, स्कूटर, बाप, बाप रोए होता है पूरा वर्ड, अभी आप यहां तक याद करना। तो तीन बातें लिखाई है, बट सिंपल। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। दूसरा क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, धातु देगा और धातु लेगा, जिससे इनमें एक पॉजिटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा, दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा। उस आकर्षण का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या इसको कभी कभी तो क्या हमेशा ही बोलते हैं ना, कुलाम्बिक बल भी बोलते हैं इसको। कौन सा, कुलाम्बिक बल। कुलाम्बिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोल दो, फोर्स बोल दो। ठीक है, चलिए भाई, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो आराम से, देख लो, कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ लो, कमेंट कर दो कि सर ये ऐसी बात है। तीन चीजें पढ़ाई है, कुछ नहीं है यार, आज कुछ पढ़ाया ही नहीं देखा जाए तो। वो 8 इलेक्ट्रॉन करने थे, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन याद रख लेंगे, जितने देंगे उतने डबल लेके आएंगे। दूसरा आज ये पढ़ लिया कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो मेटल नॉन मेटल के पीछे बनता है, और ये क्या होता है भैया, एक एस ब्लॉक और ये हेलोजन, ये मुझे याद रखना है। और मेटल देता है और नॉन मेटल लेता है, दोनों के बीच में कैटायन एनायन बनते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, और ये सबसे प्रबल बल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। समझे, चलिए करिए, नोट डाउन करिए। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट को लेके आते हैं हम लोग फिर। अब डन, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ देखो, कि सर ये बॉन्ड बना ही क्यों, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब सुनो भैया, एम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दी, निकाल दिया, निकाल के क्या बना दिया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो निकाल दिया। और एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और लेने पे इसने क्या बना दिया, माइनस। तो जो निकालता है प्लस आता है, जो लेता है माइनस आता है। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वापस नहीं आएगा। अरे एक बार मैंने दान दे दिया, शाम को मैं भिखारी बन गया, मैं ये थोड़ी आऊंगा कि यार मुझे मेरे पैसे वापस दे दो,
नहीं ना। तो अगर एक बार दान दे दिया तो दे दिया, और एक बार जो ले लिया जो ले लिया, इसी को कहते पूर्ण स्थानांतरण। एक आंशिक स्थानांतरण भी आएगा, वो अगले टॉपिक में आएगा। यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखना यार। मेरी बात समझ में आ गई? वापस सुन लो, एक बार दे दिया एक बार ले लिया, बात खत्म। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्यों देते हैं और लेते हैं? अष्टक पूर्ण के लिए। कोई बॉन्ड क्यों बनाता है? अष्टक पूर्ण के लिए। कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट, कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट। बताइए क्या मेरी बात समझ में आ गई? अष्टक को पूर्ण करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। बहुत नॉर्मल सी बात लिखाई है। पहला, मेटल नॉन मेटल के बीच में, धातु और धातु के बीच में बनता है। एस ब्लॉक हैलोजन के बीच में बनता है। एक देता है एक लेता है, उनके बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नाम होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनाया जाता है। अब बात करते हैं इनके गुण की, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो आता है मेरे एग्जाम में। कौन कौन से एग्जाम्पल है? देखो, बोलेगा कि आयनिक बॉन्ड किस में होता है, एग्जाम्पल देखो, समझो ध्यान से। मैंने जैसे लिखा NaCl, मैंने लिखा ठीक है KCl वगैरह वगैरह लिख दिया मैंने। इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे KCl। मैंने लिख दिया CSCl, अरे समझ में आ रहा है क्या? मैंने लिख दिया NaF या NaI। खूब सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे जितने लिख दो यार, खूब सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखो ना, मैंने लिख दिया जैसे CaCl2, SrCl2, खुद दिमाग लगा लो ना। देखो, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है? एस ब्लॉक, ये क्या है? हैलोजन। ये प्लस माइनस, ये देखो, ये 2 माइनस होगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, 2 प्लस हो जाएगा। इधर 2 प्लस 2 माइनस। क्या प्लस और माइनस बन रहे हैं क्या? तो जहां मेरे को प्लस और माइनस बनते हुए दिखाई देंगे, मेरे लिए उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड नाम होगा, आयोनिक बंध नाम होगा, आयनिक बंध। बताओ भाई, बात समझ में आ गई क्या? ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, हमेशा यही चेक करना है। ठीक है, चलिए देख लो आराम से। हो गया? क्लियर है? अब इनके गुणों की बात करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट गुण हैं इनके। ठीक है, चलिए देख लो। हो गया? क्लियर है? आगे बात कर ले हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इनके गुणों की बात करते हैं। पहले गुण की बात करते हैं, फर्स्ट। हमसे बोलेगा ये किस रूप में पाए जाते हैं, इनकी अवस्था क्या है, इनकी स्टेट क्या है। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, इनमें कैसा बल पाया जाता है? प्रबल बल, प्रबल आकर्षण पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो बताओ यार, इनके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो इनके पार्टिकल होंगे, कण होंगे, दूर दूर होंगे, पास पास रहेंगे, पास पास, और इतने ज्यादा पास होते हैं कि कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? ये सॉलिड अवस्था में जाते हैं, ये लोग ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? क्लियर है? प्रबल आकर्षण के कारण। और कौन सा फोर्स काम करता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला देखो, बोलेगा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं ज्यादा होते हैं? गलनांक का मतलब गलाना, क्वथनांक का मतलब जलाना, खूब सारा गर्म करना। अब खुद दिमाग लगाओ यार, ये इतने ज्यादा पास होते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक दोनों ही ज्यादा होते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा पास पास में, जलाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो क्या होते हैं ये? हाई, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण। प्रबल आकर्षण के कारण। बताओ बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, समझो ध्यान से।
तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला समझो, ये जो होते हैं ना, इनकी बात करें तो ये जलीय विलयन में विलय होते हैं। जलीय विलयन में विलय, जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन जिसमें H+ और OH- होता है, वाटर तो होता है, और जिसमें प्लस और माइनस होते हैं इनको बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। अरे क्या बोलेंगे? ध्रुवीय विलायक का मतलब समझ में आ गया क्या? जिसके अंदर प्लस माइनस है। विलायक का मतलब घोलने वाला अपने में, पोलर सॉल्वेंट। जो अपने में चीजों को घोल लेते हैं वो सॉल्वेंट या विलायक कहलाते हैं। ध्रुवीय क्यों बोला? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी तो ध्रुवीय ही यार, ये भी तो प्लस और माइनस है, तो ये इनमें विलय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल। याद रखोगे। और जब ये विलय होते हैं तभी ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? आयंस अवस्था में, जिसके कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। चालकता या कंडक्टर की तरफ बिहेव करते हैं। वापस सुन लो, क्या ऐसा ठोस अवस्था में करते हैं? क्या नहीं, लेकिन जलीय विलयन में विलय होते हैं। तो ये जलीय अवस्था में, लेकिन ये चालकता किसमें दिखाते हैं? जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में। कौन सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में ये विलय हो जाते हैं। तो बताओ, जैसे नमक है, सिर्फ दिमाग लगाओ यार, ये नमक है, ये जल है, H+ और OH-। आपने इसमें NaCl डाला तो किस में टूट जाएगा? आप बचपन से पढ़ते आए हो यार, बचपन से आपने इस चीज को देखा होगा और समझा होगा। सॉरी, मेरा पेन गिर गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। देखो क्या हो जाएगा? Na+Cl-। खुद देखो यार, आयन बन गए। तो जलीय अवस्था में आयन होते हैं, ठोस अवस्था में आयन नहीं होते, ध्यान रखना। और जलीय अवस्था में क्या दिखाते हैं? ये चालकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। समझ गए? एक बार देख लो, ठीक है। चलिए, हो गया क्या टाइम? चलिए, तो समझ में आ गया अब तक हमने क्या पढ़ा है। मैं फिर से आपको मेमोराइज करा देता हूँ फिर से। सबसे पहले बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। तो ये बात किसने बताई? कैसे पता चलेगी भैया? उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ये बात कौन बोलता है? इनर्ट गैस बोलती है। क्योंकि मेरे पास 8 है तो तुम्हारे पास भी 8 होने चाहिए, तो तुम स्टेबल हो जाओगे। तो फिर हमने लुईस डॉट पढ़े, हाइड्रोजन से लेके फ्लोरीन तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने पढ़ा। क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे? जितने दोगे उतने लेंगे। क्लियर हो गया? तो हमने सबके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। फिर हमने पढ़ा कि भैया पहली बात, या तो ऑक्टेट कम होगा या फिर क्या होगा? ज्यादा होगा, या फिर क्या होगा? पूर्ण होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? धातु और अधातु के बीच में। S ब्लॉक धातु और अधातु हैलोजन। एक देने वाला है, एक लेने वाला। देगा तो प्लस बनाएगा, लेगा तो माइनस बनाएगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण। कौन सा आकर्षण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे उनके ठोस अवस्था में मिलेंगे, गलनांक क्वथनांक उनके ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थानांतरित हो जाते हैं। एक बार दिया, एक बार लिया। कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जलीय अवस्था में चालकता की तरफ बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? आयंस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके बाद का टॉपिक की बात करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।